हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौरिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य के स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में हम एकांकी परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे मैंने पढ़ाया था जो आपके उद्भव और विकास के अंतर्गत और उनके प्रारंभ से हमने समझा, उसी के आगे हम विचार करेंगे और इसके प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। एकांकी के रचना के आधार पर उसके प्रकार और विषय वस्तु के आधार पर प्रकार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ आपको मैं ये बता दूं कि प्रमुख एकांकीकार जो है, अभी हम बात करें वर्तमान की तो हम उसके बारे में, जिनके रामकुमार वर्मा जी हैं, जिनका प्रसिद्ध जो एकांकीकार हैं वो, उनकी एक एकांकी उत्सर्ग आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी है, तो हम उसी के साथ शुरू करेंगे और इसके प्रकारों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, एकांकी के परिचय के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमने देखा, इसे पढ़ा, इसका प्रारंभ कब से मानते हैं? 1930 से एकांकी का प्रारंभ माना जाने लगता है। तो 1830 से एकांकी का प्रारंभ माना जाने लगता है। और प्रथम एकांकी एक घूंट एकांकी जो किसकी है? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी की एकांकी है एक घूंट। एक बादल की मृत्यु, एकांकी भी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हम एकांकी को देखेंगे। एकांकी के बारे में हमने पढ़ा, हमने उसके 3 उत्थानों के बारे में पढ़ा, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तो प्रथम उत्थान के अंतर्गत आपने पहले एक देखा, हमने भारतेंदु युग, उसके बाद भारतेंदु युग में भारतेंदु जो द्वारा लिखी गई भारत दुर्दशा, और भारत जननी एकांकियां जो उन्होंने लिखी। इसके अलावा इनकी मित्र मंडली ने भी काफी एकांकियां लिखी और इसका मूल विषय था देश प्रेम और जो वर्तमान जनता को जागृति के लिए उन्होंने ये एकांकियों की रचना की। इसके बाद अगर हम बात करें द्विवेदी युग की, द्विवेदी युग में जो मुख्य जो एकांकीकार के रूप में आगे और एकांकीकार आए, तो द्विवेदी युग में रामकुमार वर्मा की एकांकी आने लगी थी। रामकुमार वर्मा नहीं, जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने मन की कुंठाओं को उसमें प्रदर्शित करने की कोशिश की। एक घूंट जो है जयशंकर प्रसाद ने एक नाटक के रूप में लिखा था, लेकिन क्योंकि ये एक अंक का था इसीलिए उसे एकांकी का दर्जा दिया गया। इन्होंने लिखा तो नाटक था, एकांकी लिखना इनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन ये एकांकी के दर्जे में रखा गया। इसी तरह से हम इसके द्वितीय पड़ाव को हमने पढ़ा, और हमने द्वितीय पड़ाव द्विवेदी युग के अंतर्गत ही आ जाता है। हमने तृतीय पड़ाव पढ़ा, उसके बाद हमने चतुर्थ पड़ाव हमने पढ़े। तो इन पड़ावों के अंतर्गत हमने देखा कि जैसे जैसे आगे बढ़ा समय, तृतीय पड़ाव के समय जो था महायुद्ध का समय था, द्वितीय महायुद्ध का समय था, और द्वितीय महायुद्ध के कारण जो जनता है ब्रिटिश सरकार के जो प्रताड़नाओं से पहले ही प्रताड़ित थी,
समाज में आर्थिक विषमता थी और विषमता के कारण आर्थिक द्वेष बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और उसके साथ ही जनता उससे जो विषय है ये इसमें उभर कर आए हैं और लोग ब्रिटिश सरकार के जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी प्रताड़ना, उनसे जनता जो हताश है उसका चित्रण है, समाज का यथार्थ चित्रण इसमें इन एकांकियों में आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही छुटपुट कुछ ना कुछ भक्ति के कुछ धार्मिक और पौराणिक व्याख्यान बहुत कम अल्प मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं नृत्य पड़ाव यहाँ तक है। धीरे धीरे जब समय बढ़ता है तो इसके मूल स्तंभ के रूप में उभर कर आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी और इन्होंने अपनी एकांकियों के द्वारा एकांकी को एक नया आयाम दिया। चतुर्थ पड़ाव के दौरान ही रामकुमार वर्मा जी का ये प्रकट हुए एकांकीकार के रूप में, नाटककार के रूप में। इन्होंने बहुत सारी नाटक लिखे, बहुत सारी एकांकियाँ लिखी और प्रसिद्धि पाई। इनके साथ ही कई ऐसे एकांकीकार हुए जिन्होंने व्यंग्य प्रधान और शिष्ट हास्य से संबंधित कई व्यंग्य उन्होंने लिखे। तो इस तरह से आपने देखेंगे कि प्रहसन एक व्यंग्य प्रधान रचना ही होती है। रूपक भी नाटक का ही एक रूप है। आप पढ़ेंगे तो आपको प्रहसन, रूपक ये नाम सुनाई देंगे। तो ये सभी नाटक के ही प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं। तो प्रहसन व्यंग्य रूप में जो बात कही जाती है उसे प्रहसन कहते हैं और रूपक उसका एक प्रतीक रूपक के रूप में भी आप एकांकियों को देखेंगे। तो इन्हीं के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको प्रमुख एकांकीकार रामकुमार वर्मा जी के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम जो एकांकियों के प्रकार हैं जो रचना के आधार पर और उनकी विषय वस्तु के आधार पर उन्हें हम आगे देखेंगे। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और इनको देखते हैं। तो देखिए इसके साथ ही एकांकी जो है वो गद्य की विधा के रूप में पर्याप्त लोकप्रिय विधा है। नाटक के साथ साथ एकांकी जो है वो भी परिवर्तन की राह से गुजर रही थी। जैसे जैसे नाटक अपने परिवर्तन की राह में दिख रहा था वैसे ही एकांकी का भी परिवर्तन आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। समकालीन नाटक बहुत सी पुरानी मान्यताओं से अलग हटकर, यानी कि समकालीन वो अपने समय के अनुसार जो तत्कालीन जो समय था उसकी जो विषय वस्तु थी, जो समाज में व्याप्त था, उसी के अनुसार लेखक उन सामाजिक विषयों पर ही लिख रहे थे। तो बहुत सी पुरानी मान्यताओं से अलग हटकर नए पथ को प्रशस्त कर रहे थे। प्रस्तुत कृति एकांकी सप्तक में दोनों ही प्रकार की एकांकियों को स्थान दिया गया है। जो आपकी एकांकी सप्तक पुस्तक है हम बात उसी की कर रहे हैं और उसमें दोनों ही प्रकार की एकांकियों को जगह दी गई है। एक और तो विज्ञान से संबंधित एकांकी है जो आपका प्रथम रामकुमार वर्मा से जुड़ी एकांकी है। उत्सर्ग की बात कर रहे हैं तो उसमें विज्ञान से संबंधित है। हम पढ़ेंगे उसके बारे में आगे कि किस तरह से एक वैज्ञानिक एक अपना एक आविष्कार करता है और मनुष्य की भलाई के लिए उसे खुद ही अपने हाथों से नष्ट किस तरह कर देता है। तो इसमें एक और तो एक विज्ञान से जुड़ी एकांकी है, तो दूसरी ओर समाज से जुड़ी जो सामाजिक स्थितियों और सामाजिक चरित्रों से जुड़ी हुई जो एकांकियाँ भी प्रस्तुत की गई है। आप आगे अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम उन्हें पढ़ेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक एकांकियाँ भी हैं आपको पढ़ने में समझने में कुछ कठिनाई होगी, लेकिन मनुष्य की मनोस्थिति को प्रकट करते हुए जो तांबे के कीड़े हैं भुवनेश्वर प्रसाद की, वो भी एक समझने लायक एकांकी है जो मनोविश्लेषणात्मक के अंतर्गत हम उसे रख सकते हैं। तो इस तरह से एकांकी के रचनाकारों में जिन एकांकियों को स्थान दिया गया है उनके नाम हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा। यहाँ इनके संक्षिप्त परिचय के साथ साथ आपको आगे बताया जाएगा। तो हम फिलहाल रामकुमार वर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे जो आपके मूल एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं, एकांकीकार के स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने ही एक परिपाटी बनाई एकांकी रचना के, एक राह दी जिस पर सभी ने उसको निभाया है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो हैं मूल रूप से कवि हैं।
नाटककार भी हैं और एकांकीकार तो वो हैं ही, साथ ही एक समर्थ आलोचक के रूप में भी वो प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी कई आलोचक कृतियाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध रही है। उन्होंने निराला जी पर भी एक आलोचनात्मक किताब लिखी है। काफ़ी अच्छे आलोचक भी है ये। इन्हें नाट्य सृजन और एकांकी के द्वारा ही सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई, लेकिन इनकी प्रसिद्धि का कारण नाटक और एकांकी ही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है, अर्थात हिंदी में एकांकी को प्रमुख स्थान दिलाने वाले कौन हैं? वो राम कुमार वर्मा ही है। हिंदी में उनको ही इसका जन्मदाता माना जाता है। जिस युग में वर्मा जी ने एकांकी लेखन प्रारंभ किया था, उस युग में एकांकी का कोई विशिष्ट रूप निश्चित नहीं था, कोई विशिष्ट रूप नहीं था। ये जो एकांकी को महत्व दिया वो इन्होंने ही अपनी एकांकियों के द्वारा स्थान बनाया है एकांकी का। तो इस तरह से देखिए, एकांकी के स्वरूप विवेचन की कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं उभरी थी और ना ही उसके तकनीक पक्ष से संबंध में कोई साफ विचार पनपे थे। वर्मा जी ने, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि कोई स्वरूप कि एकांकी किस तरह की होनी चाहिए और उसे लिखने की क्या तकनीक होनी चाहिए, कौन से तत्व होने चाहिए, किस तरह का उनमें समय सीमा या पात्रों का कोई निश्चित इसमें कुछ नहीं था। लेकिन इस तकनीक का कोई साफ विचार न होते हुए भी जो वर्मा जी ने समय की मांग और संकेत को समझते हुए पाश्चात्य तकनीक विचारधारा को इन्होंने अध्ययन किया और हिंदी जगत में एकांकियों का लेखन इन्होंने प्रारंभ किया। उस समय जो बर्नार्ड शॉ और एब्सन है, इनके जो नाटक आ रहे थे, इनकी जो एकांकियाँ आ रही थी, जो कि अगर कहें तो शॉ की जो एक स्मॉल अगर कहें शॉर्ट प्ले है, शॉर्ट स्टोरी प्ले की तरह है डॉल हाउस, उससे काफ़ी प्रभावित हुए उन्होंने सभी जो हमारे हिंदी साहित्य के लेखक हैं और उन्हीं के तत्वों को राम कुमार वर्मा ने फॉलो किया, उन्होंने अध्ययन किया उसका और हिंदी जगत में एकांकियों का लेखन प्रारंभ हुआ। वर्मा जी जो हैं एकांकी को जीवन के सर्वाधिक निकट साहित्य की विधा मानते हैं कि जो जीवन के सबसे निकट है, क्योंकि जीवन के एक पहलू को एक एकांकी में बड़ी ही सशक्त रूप से दर्शाया जा सकता है। इसी से एकांकी की विषय वस्तु जीवन के यथार्थ से उठाते हैं, पर उन्हें जीवन की विकृतियों के यथार्थ का अंकन करता कलाकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो विषय तो उठाते हैं लेकिन उसे जीवन की विकृतियों को वो अंकन पूरे रूप से नहीं करते हैं, वो एक विषय के रूप में उसकी चर्चा करते हैं। विषयों का निर्वहन वे अपने भाव जगत के आदर्श के रूप में के आधार पर करते हैं, जिनमें उनके जातीय व राष्ट्रीय जो संस्करण है वो मुखर हो उठते हैं। देखिए इसमें आगे वर्मा जी जो हैं एकांकी में जीवन की वास्तविकता के साथ साथ नैतिकता के स्वर भी उसमें मुख्य हैं। मतलब जीवन की वास्तविकता भी उन्होंने लिखी है, लेकिन उसके आधार पर उन्होंने नैतिक आदर्श भी प्रस्तुत किए हैं। वर्मा जी जो हैं, राम कुमार वर्मा जी ने 3 तरह की जो रचनाएं की हैं एकांकी में, उनके विषय हैं वो है, एक तरह है सामाजिक एकांकी, फिर ऐतिहासिक एकांकियाँ और तीसरी है भावात्मक एकांकियाँ। इन्होंने अपने एकांकियों में इनको स्थान दिया है। इसके साथ देखिए सामाजिक एकांकी। हमारा समाज जिन दोषों से ग्रस्त एवं रोगों से विकृत हो रहा है उनको सफलतापूर्वक समझते हुए उन्होंने अपनी एकांकियों में उनका आदर्शात्मक समाधान प्रस्तुत किया है। यानी कि हमारे समाज के जो दोष हैं, जो बुराइयां हैं, उनका आदर्शात्मक उन्होंने समाधान के साथ उसे प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। जीवन में व्यवहारिकता एवं नैतिक दृष्टि का कलात्मक चित्रण इन्होंने अपने इस वर्ग के अंदर, एकांकियों के अंदर किया है। उन्होंने व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान भी इसके अंदर बताया है। इसके अंतर अगर हम सामाजिक एकांकियों के अंतर्गत देखें तो उत्सर्ग, सही रास्ता, आशीर्वाद, परीक्षा आदि इसी वर्ग की एकांकियाँ हैं, यानी कि सामाजिक एकांकियों के अंतर्गत ये आती हैं। ऐतिहासिक एकांकी जो है वर्मा जी को सर्वाधिक प्रसिद्धि इन्हीं से मिली है और इसका
ये जो विगत ऐतिहासिक युग के मानवीय मूल्य और युग चेतना के संदर्भ में रखकर विश्लेषण करते हैं। इन्होंने मानवीय मूल्य और युग चेतना को प्रदर्शित किया है। ऐतिहासिक पात्रों को सजीवता प्रदान करना इनकी प्रमुख विशेषता है। जितने भी ऐतिहासिक पात्र हैं उन्हें सजीव रूप में ये प्रस्तुत करते हैं, इसका इतना सुंदर वर्णन करते हैं। पृथ्वीराज की आँखें इसका अनुपम उदाहरण है, और औरंगजेब की आखिरी रात, प्रतिशोध, तैमूर की हार, कौमुदी महोत्सव, समुद्रगुप्त और स्वर्णश्री इसी श्रेणी के अत्यंत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय एकांकियाँ कही जा सकती है। जैसा कि इन्होंने कहा, जैसे पृथ्वीराज की आँखें हैं, इसमें पृथ्वीराज का बड़ा ही सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। औरंगजेब की आखिरी रात में औरंगजेब की मन की विचलित स्थिति को इन्होंने बड़ा ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है, बड़ा ही चातुर्यता से इन्होंने प्रस्तुत किया है। उसी तरह ये आप कहें कौमुदी महोत्सव और समुद्रगुप्त, स्वर्णश्री, ये इनकी लोकप्रिय यही ऐतिहासिक एकांकियाँ हैं जिन्होंने इनको प्रसिद्धियाँ दिलाई है। इसके आगे अगर हम बात करें तो भावात्मक एकांकियों को स्थान दिया है इन्होंने। वर्मा जी जो है मूलतः कवि हैं। तो कवि का हृदय क्या होता है? भावुक होता है। भावात्मक एकांकियों के आधार पर उनकी कुछ एकांकियाँ कल्पना प्रधान भी है। उनकी कुछ एकांकियों में कल्पना की प्रचुरता भी देखी जा सकती है। और मैं आपको दिखाना भूल गई, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐतिहासिक का और भावात्मक एकांकियों के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भावात्मक एकांकियों में हम बात कर रहे थे कि जो रामकुमार वर्मा जी हैं वो मूलतः क्या है? कवि हैं। उनके जो कुछ एकांकियाँ हैं कल्पना प्रधान भी हैं। उनके सर्वत्र उनके कवि की भावुकता मुखरित हुई है। हर जगह उन कवि जितना भावुक हृदय का है वो उनकी एकांकियों में प्रस्तुत होता दिखाई देता है। अगर मुख्य रूप से हम भावात्मक एकांकियों के बारे में बात करें तो बादल की मृत्यु, 10 मिनट, रेशमी टाई, दीपदान आदि एकांकी इस वर्ग की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये 3 भेद थे जो एकांकियों में रामकुमार वर्मा जी द्वारा लिखे गए विषयों के आधार पर थे। अब अगर हम कहें वर्मा जी जो है एकांकी अनुभूति के सजीव चित्रण, जो एकांकियों की जो अनुभूति है उनका बड़ा ही सजीव चित्रण इन्होंने अपनी एकांकियों में किया है। मनोवैज्ञानिक स्पर्श इनके एकांकियों में मिलता है। इनके पात्र बड़े सजीव होते हैं और अर्थगर्भित भाषा, सफल मंचीयता एवं प्रभाव की संघनता के लिए जाने जाते हैं। यानी कि उनकी भाषा में बड़ा ही अर्थगर्भित होती है, यानी कि कम शब्दों में भी बड़ी ही अर्थपूर्ण बातें ये कह जाते हैं। और इनके जो एकांकियाँ हैं वो मंचन के लिए सफल होती हैं, यानी कि उनका अभिनय किया जा सकता है, यानी मंच पर उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ एकांकियाँ होती है जो अभिनय के हिसाब से उचित नहीं रहती है, लेकिन रामकुमार वर्मा की विशेषता है कि उनकी एकांकियाँ मंच पर मंचित की जा सकती है। प्रभाव की संघनता, यानी कि प्रभावशाली होती हैं वो। इनकी एकांकियों के प्रत्येक अंक जो है प्रभावशाली कहे जा सकते हैं। ये दर्शक पर, पाठक पर बड़ा ही प्रभाव छोड़ते हैं। यह भी धातव्य है कि वर्मा जी ने, धातव्य का अर्थ होता है कि जाना जाता है, ऐसा मानते हैं। वर्मा जी ने हिंदी में न केवल एकांकी नाटक लेखन की परंपरा को समृद्ध किया, अपितु एकांकियों का स्वरूप विवेचन भी इन्होंने ही प्रारंभ किया है। अगर हिंदी नाटक में एकांकी लेखन की परंपरा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इसका स्वरूप का भी विवेचन इन्होंने ही प्रारंभ किया है, जो हम तत्व के आधार पर पढ़ रहे हैं। क्योंकि पहले एकांकी को तत्वाभेदाभेद के आधार पर किसी ने विवेचन नहीं किया था। रामकुमार वर्मा जी ही हैं जिन्होंने इसके स्वरूप को क्रमबद्ध रूप से इसका विवेचन करके इसके आधार पर लेखन प्रारंभ किया था। आज हिंदी जगत में एकांकी को जो स्वरूप स्वीकृत है वह वही है जिसका रूपरेखा डॉक्टर वर्मा ने बना दी थी। यानी कि आज जो एकांकियों का स्वरूप आप देख रहे हैं ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा बनाई गई स्वरूप का ही आधार है। तो देखिए अब हम
ये तो थे राम कुमार वर्मा जी के जो विशेषता जो मैंने आपको बताई कि प्रमुख एकांकीकार होने के कारण मैंने इनके बारे में आपको बताया है। इनका जो पाठ है आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत उत्सर्ग नामक पाठ है, एक बहुत चर्चित एकांकी है जो कि मानव के राग संबंधों की विजय का चित्रण करती है। तो इसको हम आगे पाठ को पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम आगे देखते हैं। हमने जो आपके एकांकियों के भेद देखने थे, हमें प्रकार देखने थे, हम एकांकियों के प्रकार देखेंगे रचना के आधार पर, एकांकी रचना के आधार पर और एकांकियों के विषय के आधार पर इसके भेदों को हम देखेंगे। हमने आगे देखेंगे हम कि एकांकी के जो प्रकार हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। एकांकी के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे कि एकांकी कितने प्रकार की होती है। तो एकांकी कई तरह की होती है। अभी हम बात करेंगे रचना के आधार पर, ना कि विषय के आधार पर। तो हम रचना के आधार पर एकांकी देखेंगे कितने तरह की होती है। एकांकी जो है सुखान, दुखान, प्रहसन, फेंटेंसी, गीतिनाट्य, झांकी, संवाद, या संभाषण भी कह सकते हैं, मोनोड्रामा, रेडियो नाटक। तो ये रचना के आधार पर इनके प्रकार होंगे। इन्हें देख लेते हैं हम किस तरह से है। जैसे कि इसके तो अर्थ से पता चल रहा है सुखांत, जिसके अंत में सुखांत हो, सुख हो, कहानी के जो पात्र हैं उनके जीवन में सुखपूर्वक अंत होता है, तो सुखांत एकांकियां होती हैं। दुखांत जहाँ पे दुखपूर्वक अंत, किसी की मृत्यु के साथ, किसी के बिछड़ने के साथ अंत होता है, वो एकांकी दुखांत एकांकी कहलाती है। प्रहसन का अर्थ होता है कि व्यंग रूप में या फिर छोटी मोटी हंसी मजाक में कोई इम्पॉर्टेंट बात को समझा देना, किसी मुख्य विचारशील बिंदु को प्रकट करना, यानी कि हंसी मजाक में व्यंग शैली में प्रहसन के माध्यम से अपनी बात रखना। फेंटेंसी का अर्थ होता है रोमांटिक से होती है, ये काल्पनिक अपनी सोच को बताती है। फेंटेंसी रोमांटिक होती है, यानी कि हम जो अपने सपने में, अपनी कल्पनाओं में जिसको जीते हैं उसे फेंटेंसी कहते हैं। हम अपनी ख्यालों में जो चीज़ सोचते हैं वो अधिकतर रोमांस से जुड़ी होती है। उन ख्यालों के आधार पर जो फेंटेंसी होती है वो उस आधार पर जो एकांकी का यहाँ वर्णन किया गया है। गीतिनाट्य की बात करें तो ऐसी एकांकी जिसमें गीत शैली में अंकन किया जाए, गीतों के साथ में उसका अंकन हो, वो गीतिनाट्य कहलाएगा। झांकी का अर्थ तो जैसे शब्द से ही प्रकट है, किसी एक दृश्य की झांकी पूर्वक चित्रण किया जाता है, वो झांकी कहलाता है। संवाद या संभाषण, इस एकांकी में किसी एक दो व्यक्तियों के बीच परस्पर वार्तालाप के द्वारा वो एकांकी प्रस्तुत की जाती है, वो संभाषण कहलाता है। मोनोड्रामा जो है वो एक तरह का स्वगत जो कथन होते हैं, एक ही पात्र होता है, वह अपने ही आप से इस तरह से अभिनय करके, अपने ही आप से बातें करके अपने आप को, अपने विचारों को प्रकट करता है, अपने अभिनय के द्वारा अपने उस विचार को
कि उस उद्देश्य को प्रकट करता है वो मोनोड्रामा के अंतर्गत आता है। इस स्वगत कथन के द्वारा अपनी बात कहता है। तो स्वगत कथन से एक ही पात्र के द्वारा जो एकांकी प्रदर्शित की जाती है उसे हम मोनोड्रामा कहते हैं। रेडियो नाटक जो है, रेडियो नाटक जैसा कि नाम ही है रेडियो, रेडियो का अर्थ ध्वनि, जो ध्वनि के द्वारा, सिर्फ ध्वनि आवाज के द्वारा, यानी सिर्फ अपनी ध्वनि संकेतों और अपने वार्तालाप संवादों के द्वारा ही पूरा एकांकी चित्रित किया जाए, तो वहाँ पे ध्वनि संकेतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे दृश्य तो होंगे नहीं, इसीलिए ध्वनि के माध्यम से ही रेडियो नाटक को प्रकट किया जाता है। तो इसमें पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, संगीत के का बड़ा ही महत्व हो जाता है यहाँ पे, और साथ ही साथ रोने हंसने या परिवेश में, आसपास के परिवेश की आवाज़ें उसे उसकी बात को समझाने में सहायक होती है। तो इस तरह से ये तो थे आपकी रचना, एकांकी के आधार, एकांकी के प्रकार रचना के आधार पर। इसके बाद हम विषय के आधार पर एकांकी के जो प्रकार है वो हम देखेंगे। आशा है आपको ये समझ में आई होगी, आप इससे ज़्यादा ध्यान रखिए। संवाद संभाषण और मोनोड्रामा। संवाद संभाषण दो पात्रों के बीच में वार्तालाप के द्वारा होता है, मोनोड्रामा स्वगत कथन के द्वारा होगा। अब इसके अगर हम बात करें विषय के आधार पर, तो सामाजिक और ऐतिहासिक और इस तरह के जो आपके विषय के आधार पर आपके एकांकी के प्रकार होंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये, जैसे मैंने आपको बताया अभी, सामाजिक एकांकी, फिर पौराणिक एकांकी, समझते जाएंगे। सामाजिक एकांकी का अर्थ है समाज में जो प्रचलित प्रथाएं हैं, समाज के परिवेश की, उनके आधार पर इस एकांकी का चित्रण किया जाता है। पौराणिक एकांकी यानी कि पुरानी रीति रिवाजों या पुरानी कथाओं से संबंधित जो विषय है उसके ऊपर जो एकांकी होती है उसे पौराणिक एकांकी कहते हैं। आगे देखिए सांस्कृतिक एकांकी। सांस्कृतिक एकांकी से ये संबंधित है कि जिस परिवेश, जिस देश, जिस वातावरण का, उसकी संस्कृति का चित्रण जिसमें किया जाता है वो सांस्कृतिक एकांकी के अंतर्गत आ जाता है। ये वहाँ की भाषा, वहाँ के परिवेश को प्रदर्शित करता है। इसके बाद देखिए राजनीतिक एकांकी। राजनीतिक एकांकी से अर्थ है कि राजनीतिक विचारधारा को जो प्रदर्शित करती है एकांकी, यानी कि राजनीति की सोच और वहाँ के उनकी जो हथकंडे हैं या उनकी सोच है, जिनके तौर तरीके हैं अपने परिवेश के लिए, या तो राजनीति के द्वारा वो जनता का भला करेगा या अपना लाभ कर उठाएगा, अपना उल्लू सीधा करेगा। तो ये जो अपनी राजनीतिक परिवेश है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य हो या जिस समय की वो बात कर रहा हो, जिसका चित्रण कर रहा हो, वहाँ वो राजनीतिक परिवेश के अंतर्गत आएगा, जिसमें देश प्रदेश की स्थिति का वहाँ पे वो वर्णन किया जाएगा। आगे देखिए घटना प्रधान। घटना प्रधान एकांकी, जहाँ पर किसी घटना की प्रधानता हो, कोई एक घटना की प्रधानता होगी, वो घटना प्रधान एकांकी के अंतर्गत आएगा। अब देखिए चरित्र प्रधान। घटना प्रधान से कोई मतलब है कि कथा वस्तु, कथा में जो घटना घटी है प्रधानता उस कथा को दी जाएगी। वहाँ पे ना तो संवाद, ना पात्र, ना ही परिवेश इतना महत्वपूर्ण होगा जितना कि वो घटना महत्वपूर्ण होगी, उसी के ऊपर फोकस ज़्यादा होगा। चरित्र प्रधान। चरित्र प्रधान एकांकी से अभिप्राय आप ये समझिए कि चरित्र प्रधान जो एकांकी है वो किसी एक प्रसिद्ध चरित्र का चित्रण करेगी।
यानी कि प्रसिद्ध भी ना कहें तो वो चरित्र अपने आप में इतना मुख्य होगा कि उसका पूरे चित्रण उस एकांकी का उद्देश्य होगा। यथार्थिक एकांकी। यथार्थिक एकांकी का अर्थ यही है, शब्द से समझ आता है, यथार्थ का जहाँ चित्रण किया जाता है वो यथार्थिक एकांकी। अर्थात चाहे वर्तमान में जो घटित हो रहा है, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो यथार्थ कितना ही कड़वा क्यों ना हो, उसका स्पष्ट चित्रण दिखाया जाता है, वो यथार्थिक एकांकी के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए ऐतिहासिक एकांकी। ऐतिहासिक एकांकी से आप समझ ही गए होंगे, इतिहास की किसी पात्र, किसी घटना का वर्णन जहाँ किया जाता है वो ऐतिहासिक एकांकी के अंतर्गत आता है। उसमें लेखक अपनी कल्पना से कुछ अधिक नहीं जोड़ सकता है, उसे जैसा है उसे वैसा ही प्रस्तुत करना पड़ता है। आगे देखिए मनोविश्लेषण मूलक एकांकी। मनोविश्लेषण मूलक एकांकी में मनुष्य के मन की गूढ़ विचारों को एकांकी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, वो मनोविश्लेषण मूलक एकांकी है। कि एक बच्चा है, उसकी सोच क्या है, उसके विचार क्या है, एक बड़ा है, एक बूढ़ा है, एक नौजवान है, सबकी विचारधारा, सबके मन के अंदर कई गुंथन अलग अलग चलते रहते हैं, उसी का प्रदर्शन मनोविश्लेषणात्मक एकांकी के अंतर्गत किया जाता है। किसी एक विचार, उसके मस्तिष्क में क्या चलता है, क्या सोचता है, उसके आधार पर एकांकी का चित्रण होता है। दार्शनिक एकांकी। हम इनका मतलब उनके शब्दों से भी स्पष्ट समझ सकते हैं। दार्शनिक एकांकी का अर्थ है दर्शन, यानी कि फिलॉसफी के आधार पर, दुनिया के सृष्टि के अस्तित्व के आधार पर हम जो सोचते हैं, उसे जब हम बात उसके अस्तित्व की सोचते हैं, मूल रूप से उसका अस्तित्व के बारे में विचार करते हैं, इस संसार के बारे में विचार करते हैं, वो दार्शनिक सोच के अंतर्गत आता है, फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। अगला देखिए राष्ट्रीय भावनाओं के प्रचारक एकांकी। जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं उसका प्रचार करने वाली एकांकियां हैं, यानी कि राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम से संबंधित ऐसे विचारों पर, ऐसे पात्रों को लेकर, ऐसी सोच को लेकर जो एकांकियों का निर्माण होता है, वो राष्ट्रीय भावनाओं के प्रचारक के रूप में उसका वर्णन होता है। तो ये विषय के अंतर्गत आपके इन एकांकियों का वर्णन किया जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो थे आपके एकांकी के प्रकार विषय के आधार पर। तो ये हमने एकांकियों के आपको प्रकार बताए। इसके साथ अभी हमने आपको उद्भव और विकास के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे प्रथम एकांकी जो मैंने आपको बताई कि एक गुट, जयशंकर प्रसाद की एक गुट है, उसको कई विद्वानों ने, नगेत्र ने भी प्रथम एकांकी माना है। उससे पहले भी कई एकांकियाँ आई, लेकिन एकांकी की जो परिभाषित करने वाली उसकी जो मूल रूप है उस पर वो सब खरी नहीं उतरी। लेकिन जो जयशंकर प्रसाद की गुट एकांकी है वो इस पे सटीक, इसके एकांकी के परिभाषा पर सटीक बैठती है, इसीलिए इसे प्रथम एकांकी माना जाता है। कई विद्वान हैं जो रामकुमार वर्मा की जो एक और एकांकी है उसको प्रथम एकांकी मानते हैं। उसके अंतर्गत वो बादल की मृत्यु,
जो रामकुमार वर्मा की एक एकांकी है उसे प्रथम एकांकी मानते हैं, लेकिन जो सर्वसम्मति से प्रथम एकांकी जो है एक ग्रुप को माना जाता है। अगर हम बात करें एकांकी के प्रारंभ की, तो उद्भव और विकास के बारे में, तो एकांकी का प्रारंभ जो आधुनिक काल के अंतर्गत जो भारतेंदु युग है वहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन जो भारतेंदु युग है वहाँ पे देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत एकांकियों का चित्रण मिलता है, जिसमें खुद भारतेंदु जी की भारत दुर्दशा, इस तरह के एकांकियों का चित्रण मिलता है। और जयशंकर प्रसाद की खुद एक जो एकांकी है वो भी द्विवेदी युग ही है। द्विवेदी भारतेंदु युग के बाद जो द्विवेदी युग आता है उसमें कई जो एकांकियों का निर्माण होता है, जिसमें जयशंकर प्रसाद की एक गुट है। इस हिसाब से आपको मैं इसे डिटेल से पढ़ाना बेहतर होगा, क्योंकि उद्भव विकास को अच्छे से समझना आवश्यक है। तो ये कक्षा आज की यहीं तक। इसके बाद हम अगली कक्षा में उद्भव और विकास को विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे। तो जितना भी आपने पढ़ा है आपका होमवर्क है कि उससे फेयर कीजिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को स्क्रीनशॉट लीजिए और उन्हें व्यवस्थित रूप से लिखिए। आप इसे वीडियो को देखने के बाद जब लिखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें स्पष्ट रूप से आ जाएंगी और उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। वीडियोज़ आपके पास हैं, बार बार रिपीट करके देखिए और अगली कक्षा में हम आगे बढ़ेंगे। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।